आ जाओ भाई दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द चैप्टर्स क्लास में। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पार्ट 3। वर्ण। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। इसमें 10 स्वर होते हैं। जो स्वर होते हैं वो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, और ए और ऐ और ओ और ओ, ये होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब व्यंजन होते हैं 35, यानी कि इसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो 45। उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो 10। उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन होते हैं, तो 35। फिर पूछता है लेखन के आधार पर, तो 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार पर कितने व्यंजन, तो 35। ठीक, तो अब 13 स्वर कौन से हो गए, तो ये 10, इसके साथ ये 3 स्वर लेखन में और जुड़ जाते हैं, यानी री, अंग और आहा। अंग हालांकि अनुस्वार और आहा विसर्ग है। विसर्ग का चिन्ह ये होता है दोस्तों, ये जहाँ लगा होगा वो विसर्ग हो जाएगा। और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों में ये होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पहचानना होगा। तो संयुक्त स्वर होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो अगर पूछा निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है तो इन सब में से एक होगा। और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो का दिया रहेगा, श दिया रहेगा। फिर ऐसे ही 2-4 वर्ण दिए होंगे जिसमें हलंत देखा जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे कि हमेशा का के साथ में नीचे हलंत होता है। इसी तरह त्रा में ता के नीचे, ज्ञा में जा के नीचे और श्रा में शा के नीचे हलंत होता है। इसका क्रम ही यही है, का प्लस शा। पूछ लेता है कि कौन सा शुद्ध है, का प्लस सा, का प्लस सीटी वाला सा। तो ऐसे तो इसका शुद्ध जो वाक्य है वो ये है, शुद्ध वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4, जो पूछे जाते हैं लगभग वही। टोटल वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर 52, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, यानी टोटल वर्ण 52। अब आइए शुरू करते हैं स्वर। स्वर होते हैं दोस्तों 13। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनके वाक्यों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, यानी ये जो बोले जाते हैं वो स्वतंत्र अर्थ वाले होते हैं। अब देखते हैं स्वर के प्रकार। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इनमें एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें आदि स्वर भी कहते हैं, यानी ये शुरुआत में इन्हीं से शुरुआत होती है, इसलिए इन्हें मूल स्वर, आदि स्वर भी कह सकते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। अब यानी कि हम लोग अगर ये जो हैं, ये जो अक्षर होते हैं, अक्षर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि ह्रस्व से बड़ा, इसमें एक मात्रा का समय, तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगना चाहिए, यानी द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर, तो ये मूल स्वर से अधिक समय इसमें लगता है। ये संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, तो संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जो बड़ा आ है ये 2 मात्राओं से मिलके बना है। जैसे आ प्लस आ, बड़ी ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, और ए प्लस ए। इसलिए इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2-2 वर्णों से मिलकर बने हैं। अब चलते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर की ओर। तो प्लुप्त स्वर दोस्तों, इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, यानी कि जो ह्रस्व स्वर था वो दीर्घ से ज़्यादा समय, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय दीर्घ लेता था, दीर्घ से ज़्यादा समय अप्लुप्त लेगा। यानी ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का, और इसमें 3 मात्रा का समय, यानी उससे अधिक। इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, अर्थात इसमें 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इसी प्लुप्त स्वर पहचानना सबसे आसान है दोस्तों। इसमें ये सिंबल नज़र आएंगे शब्दों में, यानी वही क्या है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे राम, राम ये बीच में आए, ये प्लुप्त है, ये दीर्घ है। अगर हमने बोला राम तो ये हो गया दोस्तों ह्रस्व स्वर, यानी मूल। फिर बोला अगर हमने राम, ये हो गया दीर्घ। अगर हमने इसी को बुलाना हो, जैसे किसी को राम, तो ये हो गया प्लुप्त। इसी प्रकार ओम,
ओम में ये चिन्ह लगे होते हैं, इसका मतलब है ओम का उच्चारण हमें जोर से करना है, यानी ओम करना है। ठीक है, तो ये अब पहचानना आसान है। अब चलते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी अग्र। अग्र यानी फ्रंट वावेल, यानी कि जीभ का आगे का भाग, यानी अगला भाग, यानी जो पहला भाग। यानी जब हम लोग ई उ ए ऐ बोलेंगे तो इसमें जीभ का आगे का भाग सक्रिय होगा, यानी कार्य करेगा। आगे का यानी कि पहला भाग, अगला भाग। ठीक है दोस्तों, उसी को फ्रंट भाग भी बोलते हैं, अग्र भाग भी बोलते हैं, जीभ का अगला भाग, आगे का भाग। ठीक है, अब आते हैं मध्य, यानी कि जब आगे से बढ़े तो मध्य में गए जीभ से, तो जीभ में, तो जीभ का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग, यानी कि पहला यानी दूसरा भाग, मिडिल वावेल, तो वो हो गया आ बोल के देख लीजिए दोस्तों, बीच वाले भाग से बोला जाता है। इसके बाद चलते हैं पश्च। पश्च जो होता है यानी कि पहला भाग छोड़ के दूसरा भाग छोड़ के, यानी आखिरी वाला भाग, यानी जीभ का आखिरी वाला भाग, पिछला भाग और अंतिम भाग, इसमें ये कार्य करता है। यानी इन शब्दों को बोलने के लिए जीभ का आखिरी भाग यानी बड़ा आ, उ, बड़ा उ और ओ और औ और आ, ये बोलते हैं हम लोग जीभ के आखिरी भाग यानी बैक वॉवेल से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख के आधार पर, यानी मुख के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, मुंह की आकृति के आधार पर। विवर मतलब कि आकृति। अब इसमें हम लोग देखेंगे मुंह कितने प्रकार की आकृति बदलता है। जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो मुंह की आकृति कितने प्रकार की चेंज होती है। सबसे पहले विवृंत। विवृंत यानी कि वृत्त, यानी कि खुला हुआ, यानी कि ओपन। इसमें मुंह पूरा खुल जाता है, जीभ नीचे गिरी हुई होती है। आप आ बोलिए, जीभ से कोई हरकत नहीं होगी, जीभ सेम जिस पोजीशन में थी उसी तरह रहेगी। विवृंत हो गया। इसमें दोस्तों पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विवृंत स्वर से बोला जाता है, या निम्नलिखित में से किन स्वरों को बोलने में मुंह पूरा खुला रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो हो गए आ। अब आगे बढ़ते हैं अर्धविवृंत। अर्धविवृंत जो होते हैं इसमें अर्ध यानी कि आधा, विवृंत वृत्त मतलब गोला, यानी कि आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ, हाफ ओपन, जैसे अ, ए, औ और आ। इसमें मुंह आधा ही खुलता है, आप बोल कर देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं सवृंत। सवृंत क्या होते हैं दोस्तों, मुंह लगभग बंद रहता है। वृत्त संवृंत यानी मुंह मतलब लगभग बंद रहता है। स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वारा लगभग जो है बंद रहता है। जीभ मुंह की छत तक उठी रहती है, यानी जीभ जो है वो ऊपर की ओर उठी रहती है। जैसे ई, बड़ी ई, उ और ऊ बोलकर आप देखें दोस्तों प्रैक्टिकली। दोस्तों ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, आल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इससे डीपली इतना पढ़ाया जा रहा है कि क्वेश्चन बाहर न जाए संभवतः। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से स्वरों में मुंह लगभग बंद रहता है, तो संवृंत। फिर ई उ हैं क्लुप्त स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर या संवृंत स्वर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या है, संवृंत स्वर। शब्दों के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे शब्दों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा। ये यूपी टीटी में आया भी था, जैसे रमन, कमल। अब रमन के ऊपर एक ये ब्लू कलर की जो रेखा खींची गई है इसी को बोलते हैं दोस्तों शिरोरेखा। आगे बढ़ते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होते हैं, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, यानी कि अर्धसवृंत, यानी हाफ क्लोज। स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है। इसका जब उच्चारण होता है दोस्तों तो मुंह आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, बोल के देख लीजिए। फिर आते हैं दोस्तों होठों के आधार पर। होठों के आधार पर अब इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं 2 प्रकार के, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी यानी वृत्त यानी कि गोला, मुखी यानी कि उसके गोले के प्रकार, यानी कि राउंडेड, गोलाकार। मुंह का जो होठ होता है दोस्तों उसका आकार किस प्रकार का हो जाता है, तो वो गोलाकार हो जाता है, गोल हो जाता है। बोल के देखिए उ,
ओ और आ, यानी मुंह पूरा यानी होठ पूरा गोल हो जाता है। अवृंतमुखी यानी कि अनराउंडेड यानी अर्धगोलाकार, यानी मुंह का होठ जो है आपका वो आधा गोल होता है। बोल के देखिए, अ आ ई ए ऐ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर अनुनासिक, इनमें स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दो से निकलती है, यानी दोनों से निकलती है। अनुनासिक यानी कि जो उच्चारण है वो नासिक यानी कि नाक से होता है। हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, और मुंह से कम तथा नाक से ज़्यादा हवा निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमेशा चंद्रबिंदु होता है। मतलब अनुनासिक को पहचानने के लिए ये ट्रिक है कि इसमें हमेशा चंद्रबिंदु लगा होगा। जैसे चांद, चांदनी, आँख, मांग। चांद के ऊपर चंद्रबिंदु, चांदनी के ऊपर चंद्रबिंदु, आँख के ऊपर में आ के ऊपर, और माँ के ऊपर में मांग के ऊपर माँ के ऊपर चंद्रबिंदु। निरनुनासिक दोस्तों, निरनुनासिक यानी कि बिना नाक के ध्वनि निकलती है। मौखिक स्वर भी कहते हैं इनको। ध्वनि मुंह से निकलती है बिना नाक की सहायता के, यानी ये जो ध्वनि इसमें निकलती है वो केवल मुंह से निकलती है, यानी निरनुनासिक यानी बिना नाक के ध्वनि। ठीक है दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और, बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुनासिका भी कहते हैं। यानी पूछ लिया अगर पेपर में कि अनुनासिका किसे कहते हैं, तो वो बिंदु या चंद्र बिंदु को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।